के उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद वायुसेना के चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टर राहत के काम में जुट गए। गंगोत्री नेशनल हाईवे समेत कई दूसरी सड़कें बंद होने की वजह से लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। हर्षिल और धराली में फंसे सैकड़ों लोगों को हेलीकॉप्टरों से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। और इसके लिए आईटीबीपी के जवान उत्तरकाशी के हर्षिल में लोगों को एक हेलीकॉप्टर में चढ़ाते नजर आए। वो हेलीकॉप्टर उन लोगों को लेकर उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पहुंचा। उस हेलीकॉप्टर के अलावा वायुसेना के चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई। राहत कैंपों में लोगों के लिए खाने पीने और जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए मी-17 हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया गया। वहां मातली हेलीपैड पर एसडीआरएफ के जवान अनाज और खाने पीने की दूसरी चीजों से भरी कई बोरियों को इकट्ठा करते नजर आए। अनाज और दवाइयों के साथ ही जनरेटर और बड़ी बड़ी मशीनों को भी पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। वहां चिनूक हेलीकॉप्टर एक बड़ा जनरेटर लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। ऐसे ही मौसम ने साथ दिया तो उम्मीद है कि जितने वहाँ पे 200-300 लोग हैं उनको सुरक्षित यहाँ पे या देहरादून में इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। और अभी तक कोई ऐसी कैजुअल्टी या वगैरह कोई सूचना नहीं है। वायुसेना के जवानों ने धराली में फंसे लोगों और उनके परिवार वालों के बीच संपर्क कराने की भी व्यवस्था की। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति सेना की तरफ से लगाए गए फोन के जरिए अपने परिवार से बात करते दिखाई दिए। और राहत बचाव के काम के बीच ही उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना में टूटे एक पुल को भी बनाने का काम तेज कर दिया गया। सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ की टीम हर्षिल को हाईवे से जोड़ने वाले पुल को तैयार करने में जुट गई। इसके लिए इंजीनियरों समेत 50 से ज्यादा लोगों की टीम वहां पहुंची। और सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ की वो टीम पुल बनाने में जुट गई। बादल फटने से हुई तबाही में उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने के लिए बना एक बड़ा पुल ढह गया था और इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया। वहां सड़क के बीच का बड़ा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दिया, जबकि कुछ दूरी पर सड़क के किनारे जमीन बिल्कुल धंस गई। ये है लिमचा गाड़ एरिया। इस जगह पर जो मेन पुल था वो धराशायी होगा, जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बीआरओ है, सेना के जवान हैं, सब यहाँ पर इस पुल को युद्ध स्तर पर तैयार करेंगे। लिमचा गार्ड इलाके में पुल बनाने से पहले एसडीआरएफ के कई जवान सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता तैयार करते दिखे। वहां उन जवानों के हाथों में रस्सियां दिखी। बताया गया कि इन्हीं रस्सियों की मदद से वो सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता तैयार करेंगे। एसडीआरएफ के जवानों को लाया गया है जो यहाँ पर रस्सियों के सहारे, रोप के सहारे दूसरी तरफ कोशिश करेंगे जाने की। और ये इसलिए क्योंकि इस रूट पर एसडीआरएफ को महारत हासिल है। वहां लोहे के बड़े बड़े गर्डर भी रखे नजर आए। इसके साथ ही खुदाई करने वाली कई मशीनें भी मौजूद दिखी। उन मशीनों के जरिए वहां से मलबे और पत्थरों को हटाया गया। बताया गया पुल को बनने में कई घंटों का वक्त लग सकता है, लेकिन इसके तैयार होने के बाद प्रशासन के लिए धराली में राहत और बचाव का काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बादल फटने के बाद से ही वहां लोगों की मदद में कई टीमें जुट गईं। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस की टीमों ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी रखा। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए बचाव अभियान में जुटी एजेंसियों ने जमीन आसमान एक कर दिया। कुछ इलाकों में तो छोटे छोटे अस्थायी पुल भी तैयार कर दिए गए, ताकि राहत और बचाव की टीम आसानी से लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा सके। उत्तरकाशी के धराली में सेना के कई जवान भागीरथी नदी पर एक पुल तैयार करते नजर आए। उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े हिस्सों को वहां रखा और रस्सियों की मदद से उन्हें बांधते दिखाई दिए। हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। धराली में भागीरथी नदी पर पुल बनाने के अलावा कई दूसरे रास्ते भी खोलने की तैयारी की गई। सेना के जवान पत्थरों के बीच चलते हुए एक लंबी रस्सी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाकर बांधते दिखे। उत्तरकाशी में राहत और बचाव अभियान के दौरान आईटीबीपी के जवानों ने एक एक कर लोगों को गाड़ियों में बिठाया और उन्हें राहत कैंप तक ले जाया गया। और इस सब के बीच भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने धराली में आई आपदा की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। उन तस्वीरों में धराली में मची तबाही के निशान साफ साफ नजर आए। उन तस्वीरों के सामने आने के बाद वैज्ञानिक धराली में आई आपदा की असली वजह का पता लगाने में जुट गए, क्योंकि कुछ दिन पहले धराली में जो आपदा आई उसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। धराली गांव का नामो निशान ही मिट गया। वहां बनी बड़ी बड़ी इमारतें और मकानों के नीचे से जमीन खिसक गई, सड़कें टूट गईं, कई लोग मलबे में बह गए। उन्हें ढूंढने के लिए वहां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया गया। इसके बाद भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने धराली की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। उन तस्वीरों में तबाही से पहले और तबाही के बाद वाला धराली नजर आया। पहली तस्वीर पिछले साल की थी।
खीर गंगा नदी के दोनों तरफ कई मकान और इमारतें नजर आईं। खीर गंगा नदी के किनारे पर ही धराली गांव भी बसा हुआ था। जबकि दूसरी तस्वीर तबाही के 2 दिन बाद यानी 7 अगस्त की थी। उसमें खीर गंगा नदी का रास्ता चौड़ा दिखा, यानी नदी के किनारे जो मकान थे वो सब तबाह हो गए और उनकी जगह मलबे के साथ खीर गंगा नदी का पानी बहता नजर आया। नदी के आसपास हर जगह मलबा बहता दिखा। इन तस्वीरों के जरिए वैज्ञानिकों ने धराली में आई इतनी बड़ी आपदा की असली वजह का पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि धराली में आई तबाही ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। वहां चल रहे बचाव अभियान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पुलिस, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के कई अधिकारियों के साथ धराली का जायजा लिया। इस दौरान वो राहत शिविरों में भी गए और वहां आपदा से प्रभावित कई लोगों से बातचीत की। उन्होंने राहत और बचाव अभियान को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए ताकि धराली में घायल लोगों और गंगोत्री के रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं की मदद में कोई कमी न रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों के साथ धराली में उस जगह पहुंचे जहां सैलाब आने के बाद भयंकर तबाही मच गई थी। उन्होंने वहां चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया। इस दौरान मशीनों से मलबा हटाने का काम भी जारी रहा। इसके बाद जब मुख्यमंत्री राहत शिविर में पहुंचे तो आपदा में अपने लोगों को खो चुके कुछ लोग उनसे लिपटकर रोने लग गए। पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें ढांढस बंधाया। कोई नहीं यार, अपने हिम्मत करने यार, सब बच गए यार। पीड़ितों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार बचाव अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हर संभव सहायता उस क्षेत्र के लोगों के लिए करेंगे। मेरा धराली फिर से व्यवस्थित हो। वहाँ पर सेब की खेती लोग करते थे, वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गई है। इस दौरान वहां रक्षाबंधन का भावुक नजारा भी दिखा। वहां पहुंची गुजरात के अहमदाबाद की एक महिला ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर राखी बांधी। वो अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन करने के लिए आई थीं। जानकारी के मुताबिक आपदा के बीच वो अपने परिवार के साथ उत्तरकाशी में फंस गई थीं, लेकिन बचाव टीम ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। उधर धराली में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री धामी ने अपना 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि वो धराली में चल रहे राहत और बचाव अभियान के लिए अपना 1 महीने का वेतन देंगे। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समाजसेवी संगठनों और आम नागरिकों से भी अपील की कि वो अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक मदद करें। बिहार के छपरा में कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गए। वहां चारों तरफ पानी भर जाने की वजह से कई लोग अपने घरेलू जानवरों को लेकर सड़क पर शरण लेने को मजबूर हो गए। इस बीच उन्होंने प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने को लेकर नाराजगी भी जताई। समस्तीपुर में गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। उन इलाकों में रहने वाले सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए निकल गए। कुछ लोग नावों से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई दिए। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त कोहराम मच गया जब वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ खिसकने की वजह से बड़े बड़े पत्थर नीचे से गुजरने वाले चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आ गए, जिससे वहां जैम जैसे हालात बन गए। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में आसमान से बेहिसाब बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर पहाड़ दरकने की घटनाएं हुई। और इसी कड़ी में मंडी के झिड़ी इलाके में पहाड़ टूटने से हाहाकार मच गया, क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे से गुजर रहे चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आ गया। पहाड़ दरकने और नीचे की तरफ तेजी से आते मलबे को जिस किसी ने भी देखा वो सहम गया। पहाड़ दरकने की इस घटना की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें हाईवे पर आ गई, जिससे वहां जैम जैसे हालात बन गए। हालांकि तुरंत खुदाई करने वाली एक मशीन से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन सड़क से पत्थर हटाए जाने के दौरान भी कई गाड़ियां वहां से गुजरती रहीं। अभी चट्टानें क्लियर नहीं हुई और वाहन चालक पीछे घुसना शुरू हो गए हैं। ये बेहद रिस्की है। इस पर जब वहां मौजूद एक अधिकारी से लोगों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वो आग बबूला हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने थप्पड़ चलाने की भी कोशिश की। ऐसी फालतू बात कर रहे हैं सर, बताइए वाला क्या फालतू बात की? मारिए थप्पड़, मारिए थप्पड़। आप बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? हालांकि बाद में वो अधिकारी वहां से चले गए। बाद में बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर हाईवे को लोगों के लिए खोल दिया गया। लेकिन मंडी ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी पहाड़ी से पत्थर गिरने से खलबली मच गई। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर एक मंदिर के करीब आ गिरा। घटना के वक्त उस मंदिर में कई श्रद्धालु मौजूद थे।
कुछ लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, कई लोग लौट रहे थे। और इसी दौरान पहाड़ी से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर भरभरा कर नीचे आ गए। खौफ से भर देने वाली घटना हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर हुई। हालांकि पहाड़ खिसकने से पहले ही लोगों को खतरे का अंदाजा हो गया था, क्योंकि पत्थरों के आने से पहले एक व्यक्ति सीढ़ियों से उतरते दिखाई दिए। उनके साथ एक बच्चा भी चल रहा था। कुछ लोग नीचे भी मौजूद थे। नीचे से एक आदमी ने सीढ़ियों से उतर रहे व्यक्ति को इशारा किया। इसके बाद वे व्यक्ति लौट गए, लेकिन अगले ही पल वहां मिट्टी और पत्थर एक साथ गिरे। वो इतनी तेजी से आए कि सीढ़ियों के पास बनी लोहे की रेलिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ऐसे में वो व्यक्ति वक्त रहते वापस नहीं जाते तो उनका बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि पहाड़ से गिरी मिट्टी और पत्थरों ने उस जगह को ढक दिया जहां कुछ सेकंड पहले वो खड़े थे। इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर घटते ही साफ सफाई का काम शुरू हो गया। बताया गया 24 घंटे के अंदर ही दोनों नदियों का जलस्तर 8 से 10 फीट तक घट गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले जब उन नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ था तो आबादी वाले इलाकों में पानी के साथ गंदगी भी पहुंच गई थी। और यही वजह रही कि जलस्तर कम होने के बाद उन घाटों से लेकर प्रयागराज की गलियों तक सिवाय कूड़े कचरे के कुछ और नजर नहीं आए। वहां कीचड़, पॉलिथीन, बोतलों के टुकड़े पानी में तैरते नजर आए। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर घटते ही वहां इतनी ज्यादा गंदगी फैल गई कि उसे साफ करने में नगर निगम की टीमों के पसीने छूट गए। उनके मुताबिक गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया और इसीलिए पानी कम होते ही नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुट गई। बहुत ज्यादा गंदगी हो गया, इसमें महामारी ना आए, गंदगी ना फैले, इस वजह हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों के मकानों में पानी घुस गया था उन लोगों ने भी अपने मकानों की सफाई शुरू कर दी। कुछ लोग अपने मकानों से पानी निकालते नजर आए। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिन से लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी कम होने से लोगों को राहत मिली। इसमें पानी दोनों का जलस्तर जब नदियों का बढ़ा था तो पानी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अभी थोड़ा कम दिख रहा है। इसके अलावा घाट किनारे मौजूद जो मंदिर जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब गए थे, वो मंदिर भी एक बार फिर नजर आने लग गए। लेकिन प्रयागराज में नदियों का पानी घटने से राहत मिली तो उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भीषण बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। वहां गोमती नदी के उफान पर आने से कई इलाकों का संपर्क उससे टूट गया और लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा नजर आया। शहर के कई इलाके जलमग्न होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। इस सबके बीच कुछ श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर मंदिर जाते नजर आए। इस दौरान उनकी कमर से ऊपर तक पानी भरा दिखा। जौनपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास रहने वालों के लिए खतरा बढ़ गया। स्थानीय निकाय को और ग्राम पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह उसको देखें और जल भराव की समस्या जहाँ है उसका निराकरण करें। वहां नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों तक पानी पहुंच गया। इसको देखते हुए प्रशासन ने भी सख्त निर्देश दे दिए और नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। जो पर्यटक आएंगे हम लोग भाई सुरक्षा देंगे, अन्यथा हम लोग पैसे कमाने के लिए नहीं घाट पे खड़े हुए हैं। वहां खेतों में भी पानी भर जाने से लोगों की फसल बर्बाद हो गई। जगह जगह पानी भर जाने से लोग नाव से रास्ता पार करने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा बलिया जिले में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला। गांव में चिकित्सीय व्यवस्था हम उपलब्ध करा रहे हैं। निःशुल्क दवाओं का पैकेट, एक मेडिकल किट हमने बनवाई है, वो उसका वितरण करवा रहे हैं घर घर। वहां गंगा और घाघरा नदियों के उफान पर आने से कई स्कूलों में भी छाती तक पानी भर गया। हालांकि बाढ़ की चपेट में आने की वजह से प्रशासन ने उन स्कूलों को बंद करवा दिया। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक रेस्टोरेंट का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरने से अफरा तफरी मच गई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से उस रेस्टोरेंट के पास की जमीन पर पानी भर गया और इस वजह से उसकी दीवार कमजोर हो गई और देखते ही देखते उस रेस्टोरेंट का हिस्सा अचानक ढह गया। सड़क किनारे हुए इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि सिर्फ उस रेस्टोरेंट का हिस्सा ही नहीं गिरा, इस वजह से वहां खड़ा बिजली का खंभा भी टूटकर नीचे गिर गया। इस हादसे के बाद वहां जमीन के नीचे की मिट्टी नजर आने लग गई। यही वजह रही कि रेस्टोरेंट को देखकर ऐसा लगा कि वो भी पूरी तरह जमींदोज हो जाएगा। दिल दहला देने वाला यह हादसा जौनपुर जिले के वाजिदपुर इलाके का रहा। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से उस रेस्टोरेंट के बगल की जमीन पर पानी लबालब हो गया। यही वजह रही कि वहां की मिट्टी धंसने से उस रेस्टोरेंट का हिस्सा भी भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, हालांकि इस वजह से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया। वहां भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गया और कई निचले इलाके उसमें डूब गए। इसके बाद प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया।
क्योंकि गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया और हापुड़ के कई इलाके बाढ़ में डूब गए। गढ़मुक्तेश्वर में स्कूल जाने के लिए बच्चे सैलाब के बीच चलते नजर आए और उनके घुटनों के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। उनमें कुछ बच्चे अपनी साइकिलों को धकेल कर ले जाते दिखे। वहां लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच घरेलू जानवरों के लिए भी बाढ़ मुसीबत बन गई। गढ़मुक्तेश्वर में चरवाहे पानी में डूबे रास्तों से अपनी भैंसों को ले जाने के लिए मजबूर हो गए। बाढ़ की स्थिति बढ़ रहा है जल। हाँ, पब्लिक चारे के लिए, सब स्कूल के लिए बच्चे सब परेशान है जी। निचले इलाकों के अलावा कई एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई और खेतों तक जाने वाले रास्ते में तो उफनती लहरें बहती दिखीं। हापुड़ में आई बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। ब्लॉक की टीम लगातार गांव में लोगों को आगाह कर रही है कि जंगल की तरफ, खेतों की तरफ वो ना जाएं, ना अपने पशुओं को भेजें। लोगों को इवैक्यूएट करके ऊंचे स्थल पर ले जाने की व्यवस्था भी तय कर ली गई है। प्रशासन ने गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के किनारे कई नावों पर टीमें तैनात कर दी ताकि गंगा नदी के किनारे लोगों को जाने से रोका जा सके। उधर बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले के भी कई गांव बाढ़ के पानी में समा गए। भागलपुर में गंगा और उसकी सहायक नदियों में उफान आ गया। इसके बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ गए, क्योंकि गंगा नदी में आई बाढ़ ने भागलपुर के कई ऊंचाई वाले इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया। भागलपुर के आदमपुर इलाके में तो कमर के ऊपर तक बाढ़ का पानी भरा दिखाई दिया। वहां आई बाढ़ की वजह से डिज्नीलैंड मेले में लोगों की एंट्री बंद करनी पड़ी। मेले में बड़े बड़े झूले पानी में डूबे नजर आए। इसके साथ ही मेले में काम करने वाले लोगों के तंबू तक डूब गए। इतना ही नहीं, वहां रखा जनरेटर और काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इसकी चपेट में आ गया। भागलपुर की तरह बिहार का मुंगेर जिला भी गंगा नदी के उफनते सैलाब से बच नहीं पाया। मुंगेर के चंडिका स्थान मंदिर के गर्भगृह में 6 फीट तक बाढ़ का पानी भर गया। एक बांध है वो टूटा और पानी का वेग इतना तेज था कि 2 से 3 मिनट के अंदर गर्भगृह के अंदर पूरा पानी जो है आ गया। अभी चंडिका स्थान मंदिर में पानी के साथ बहकर आया मलबा भी घुस गया और वहां काम करने वाले कर्मचारी मंदिर परिसर को साफ करते नजर आए। इधर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। वहां भीषण बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लग गई। उसके बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटा दिया गया, क्योंकि यमुना नदी के उफान पर आने से लोगों की जान का खतरा भी बढ़ गया। यमुना नदी में नाव चलाने वाले लोगों से भी प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की और किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए आगाह किया। अनाउंसमेंट किया गया यहाँ पे लोगों से हट जाने का? हाँ, कर दिया। क्या कहा गया लोगों से? ये कहा अपना सामान वामान निकाल लो, अपने बाल बच्चों से निकाल लो, सामान वामान निकाल लो, पानी ज्यादा है। दिल्ली में यमुना नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने घाटों का नामो निशान ही मिट गया। इतना पानी भर गया कि नदी के बीचों बीच बना मंदिर भी पूरी तरह उसमें समा गया और उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया। जो निचले इलाकों पे यानी कि जो तटों पर रहते थे उन लोगों को भी यहाँ से अनाउंसमेंट करके यहाँ से हट जाने के लिए कह दिया गया है। तो आप वहां आसमान से पानी के रूप में आफत की बारिश हुई। दूर दूर तक पानी का कब्जा दिखाई दिया। यमुना नदी अपने रौद्र रूप में नजर आई। हालांकि इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया और खतरा बढ़ने से पहले ही पुल के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को वहां से हटा दिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ से पत्थर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। पत्थर गिरने की वजह से कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार में बैठे 2 बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया और शवों को खाई से बाहर निकाला। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दानापुर के 6 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। उन गांवों में घर डूबने की वजह से बड़ी संख्या में लोग नावों के जरिए सुरक्षित इलाके तक पहुंचे। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में स्थिति बेहद खराब हो गई। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर डूब गए। इसके बाद वो ऊंची जगहों पर जाकर रहने के लिए मजबूर हो गए। कुछ लोग हाईवे के किनारे जाकर बस गए तो कुछ लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी परिसर में टेंट लगाकर रहने लग गए। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रोडवेज बस पर पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक उस बस में करीब 60 लोग सवार थे और वो बाराबंकी से हैदरगढ़ जाने के लिए रवाना हुए थे। लेकिन रास्ते में ही अचानक उस बस के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ आकर गिर गया। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। वो बस तेज रफ्तार में उस सड़क पर चलती नजर आई। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक वो पेड़ उस पर आकर गिर गया। इसके बाद तुरंत उस बस में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया।
बस में सवार लोग उसकी खिड़कियों से बाहर निकलते नजर आए। कुछ लोग बस के बाहर खड़े थे। उन्होंने बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। इस दौरान उस बस में फंसी एक महिला इस हादसे का वीडियो बनाने वाले लोगों पर भड़क गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस पर गिरे पेड़ को भी बुलडोजर से हटा दिया गया। बस में फंसे लोगों के मुताबिक ड्राइवर ने इस हादसे से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। ड्राइवर ने देखा और ड्राइवर ने काफी कोशिश की रोकने की, लेकिन वो नहीं कंट्रोल हो पाई। बस में 60 लोग सवार थे। उनमें 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जान गंवाने वालों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जिला अस्पताल में बिजली गुल होने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किए जाने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। वहां भर्ती मरीजों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पूरे अस्पताल में कई घंटों तक बिजली नहीं थी। उसी हालत में मरीजों को छोड़ दिया गया। उनके मुताबिक कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद जिला अस्पताल में बिजली गुल होने से अंधेरे में बैठे मरीजों के परिवार वालों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में मरीज को इंजेक्शन देने पहुंची नर्स को टोक दिया। मैम, आपको अंधेरे में कैसे दिख रहा है? आप इंग्लिश में वही लगा रहे हो? आपको अंधेरे में कैसा दिख रहा है कि आप नहीं? हालांकि नर्स ने उन्हें समझाया कि मरीज की हालत खराब है और वो बिजली आने का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए वो टॉर्च की रोशनी में ही इंजेक्शन देने पहुंची। लेकिन गुस्साए लोगों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इस पे मरीज की अगर जान को तकलीफ हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग हैं। आपका नाम क्या है? काफी देर तक बिजली न होने से जिला अस्पताल में भर्ती कई मरीजों की हालत बिगड़ने लग गई। उनके परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत की। सास को घबराहट हो रही, 2 घंटे हो गए लाइट जाने को। हाँ। तबीयत खराब हो रही है, लेट आना चाहिए। लोगों के मुताबिक कई घंटों तक बिजली गुल रहने के बावजूद वहां जनरेटर की व्यवस्था नहीं की गई। इसकी वजह से पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा नजर आया। अलग अलग वार्ड में भर्ती मरीज गर्मी और उमस से बेहद परेशान दिखे। और इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भी सामने आया। वहां भी जिला अस्पताल में अचानक बिजली गुल हो गई। हैरान करने वाली बात यह रही कि इमरजेंसी वार्ड में भी अंधेरा छाया रहा। वहां भी टॉर्च की रोशनी में ही मरीजों का इलाज किया गया और इसकी वजह से वहां पहुंचे मरीजों की हालत और बिगड़ गई। जिला अस्पताल में बिजली न होने से हाहाकार मच गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी अंधेरा छाया रहा। वहां गंभीर हालत में लाए गए मरीजों के इलाज में देरी हुई और हालत बिगड़ने पर मोबाइल फोन की टॉर्च से उनका इलाज शुरू कर दिया गया। इमरजेंसी वार्ड में लाए गए मरीजों के परिवार वालों ने अस्पताल में बिजली न होने पर नाराजगी जताई। इलाज ना है, हम तो गर्मी मर रहे हैं अस्पताल में। ऐसा अस्पताल है हमारे खुर्जा में। मामले की जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी गई। इस पर वहां के अधिकारी ने माना कि जिला अस्पताल में काफी देर तक बिजली नहीं थी। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि बाद में जनरेटर की व्यवस्था कर दी गई थी। 33,000 वाट की लाइन जो थी वो खराब हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट चली गई थी, तो उस वजह से दिक्कत आई। लेकिन जब तक बिजली नहीं आई तब तक मरीज और उनके परिवार वाले परेशान दिखे। भीषण गर्मी की वजह से वो हाथ से ही पंखा करते नजर आए। इधर हरियाणा के रोहतक में मौजूद पीजीआईएमएस की ओपीडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुरक्षा कर्मियों ने एक फर्जी डॉक्टर को दबोच लिया। आरोप लगाया गया कि साद नाम के वो फर्जी डॉक्टर रोहतक पीजीआई की ओपीडी में तैनात अपने डॉक्टर दोस्त की जगह मरीजों का इलाज करने में जुटे थे। पूछताछ में पता चला साद के दोस्त का नाम डॉक्टर कृष्ण गहलावत है और वो एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद रोहतक पीजीआई में इंटर्नशिप कर रहे हैं। लेकिन आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी जगह ओपीडी में ड्यूटी के लिए अपने दोस्त साद को भेज दिया। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को साद पर उस वक्त शक हुआ जब उन्होंने किसी मरीज को अपना नाम बताया, क्योंकि ड्यूटी चार्ट में डॉक्टर कृष्ण गहलावत का नाम लिखा हुआ था। तो वहाँ उन्होंने डाउट होने पर उसको आइडेंटिटी कार्ड मांगा, तो वो आइडेंटिटी कार्ड वो दिखा नहीं पाया क्योंकि उसके पास था ही नहीं। गले में किसी डॉक्टर की तरह स्टेथोस्कोप लटकाकर ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहे साद को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। उन्हें अस्पताल के बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पुलिस को बुलाकर फर्जी डॉक्टर साद को उसके हवाले कर दिया गया। रोहतक पीजीआईएमएस की तरफ से थाने में साद के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि साद के पास डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है। हालांकि 12वीं के बाद उसने मरीजों की देखरेख के लिए किया जाने वाला पेशेंट केयर असिस्टेंट कोर्स किया था। पुलिस ने इस मामले में साद के दोस्त डॉक्टर कृष्ण गहलावत को भी आरोपी बनाया ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि अपनी जगह वो कब से अपने दोस्त साद को ड्यूटी पर भेज रहे थे।
क्योंकि अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के घूमने और इलाज करने की जानकारी अस्पताल प्रशासन को भी नहीं थी। ये रोहतक का पीजीआई है, पीजीआईएमएस। उसकी ओपीडी में उस सुबह सब कुछ आम दिन जैसा ही लग रहा था। मरीज कुर्सियों पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, सफेद एप्रन पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सुरक्षा कर्मियों का ध्यान एक डॉक्टर पर गया। वो ओपीडी में मरीजों को बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़ा ही आत्मविश्वास से देख रहे थे, एकदम प्रोफेशनल की तरह। मरीज भी उन्हें अपनी परेशानियां बता रहे थे। तभी एक मरीज को उन्होंने अपना नाम बताया। नाम क्या बताया? साद। यहीं से बात बिगड़ गई, क्योंकि ड्यूटी चार्ट में डॉक्टर का क्या नाम लिखा था? डॉक्टर का नाम लिखा था डॉक्टर कृष्ण गहलावत। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को शक हो गया। उन्होंने तुरंत साद से उनका आई कार्ड मांग लिया। आई कार्ड था ही नहीं। आई कार्ड मांगते ही साद हड़बड़ा गए, क्योंकि आई कार्ड तो वो तब दिखाते ना जब उनके पास होता, क्योंकि आई कार्ड बनता है डॉक्टरों का। साद तो डॉक्टर ही नहीं थे। उससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। अचानक उस हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। रोहतक का पीजीआई है, पीजीआईएमएस, इतना बड़ा अस्पताल। साद को हॉस्पिटल के बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर में पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस आई तो फिर पूछताछ शुरू हुई, और पूछताछ शुरू हुई तब जाकर असली कहानी सामने आई। पुलिस ने दावा किया कि साद कोई डॉक्टर नहीं है, वो सोनीपत के निजामपुर माजरा गांव के रहने वाले हैं, और उन्होंने 12वीं पास करने के बाद 1 साल का एक कोर्स किया है पेशेंट केयर असिस्टेंट का। पेशेंट केयर असिस्टेंट का कोर्स किया था। इस कोर्स में घायलों की मरहम पट्टी, मरीजों की देखभाल वगैरह सिखाई जाती है। कंपाउंडर टाइप का, कंपाउंडर से नीचे ही है, मतलब पेशेंट केयर का काम है। लेकिन साद ये कोर्स करके काम कर रहे थे किसका? डॉक्टर का। नर्स भी नहीं है, डॉक्टर का काम कर रहे हैं, बिना डॉक्टरी की डिग्री के। गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। घुस गए पीजीआईएमएस में, स्टेथोस्कोप लगाया और डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। पुलिस ने सख्ती से पूछा तो साद ने बताया कि वो तो बस अपने दोस्त डॉक्टर कृष्ण गहलावत की जगह ड्यूटी कर रहे थे। ये वही डॉक्टर कृष्ण गहलावत हैं जिनका नाम ड्यूटी चार्ट पर था। मतलब कृष्ण गहलावत असली डॉक्टर थे जो रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस की डिग्री के बाद इंटर्नशिप कर रहे थे। तो वो भी अभी इंटर्नशिप ही कर रहे हैं, अभी पास ही किया, इंटर्नशिप ही कर रहे हैं। लेकिन उस दिन डॉक्टर कृष्ण गहलावत की जगह साद ओपीडी पहुंच गए थे। तो भेद खुल गया। भेद खुला तो पुलिस ने साद को हिरासत में ले लिया। अब ये साद ने बोला है कि वो डॉक्टर कृष्ण गहलावत के दोस्त हैं। अब ये सब जांच चल रही है। पीजीआईएमएस थाने में उनके और डॉक्टर कृष्ण गहलावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या साद ने पहले भी डॉक्टर कृष्ण की जगह ड्यूटी की थी, या ये उनकी पहली कोशिश थी और वहीं फंस गए। उधर मध्य प्रदेश के सिवनी में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में जोरदार टक्कर में 2 कांवड़ियों की जान चली गई और 9 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। वो कांवड़िए एक ट्रैक्टर में सवार होकर सड़क से गुजर रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए नई कैशलेस उपचार योजना शुरू की। इस योजना के तहत घायलों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ये सुविधा दुर्घटना के 7 दिन के भीतर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं की तस्वीरें जारी की जिन्हें राहुल गांधी ने फर्जी वोटर बताया था। चुनाव आयोग ने दावा किया कि राहुल गांधी ने जिन्हें फर्जी वोटर बताकर आरोप लगाए थे वो सभी असली वोटर हैं। उनके नाम और पहचान दोनों बिल्कुल सही हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि अगर उनके आरोप सही हैं तो शपथ पत्र पर साइन करें, वरना देश से माफी मांगें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कारोबारी की हत्या के आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ने का दावा किया गया। वहां सरधना थाना क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के रहने वाले अंशुल नाम के कारोबारी का शव उनकी कार से मिला था। पुलिस के मुताबिक अंशुल के ड्राइवर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी। इस दौरान कारोबारी से करीब 7.5 लाख रुपए भी लूट लिए गए थे। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक जर्जर मकान की दीवार अचानक गिरने से दहशत फैल गई। वहां उस मकान की दीवार ढहने से एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति उसकी चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि वो दीवार अचानक भरभराकर उस आदमी के ऊपर गिर गई। वहां सड़क पर चारों तरफ मलबा इकट्ठा हो गया और इस वजह से धूल की चादर बिछ गई। वो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के साथ मलबे के नीचे दब गए, लेकिन गनीमत यह रही कि इस खौफनाक हादसे में वो बाल बाल बच गए।
जानकारी के मुताबिक वहां जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर उस व्यक्ति की मदद करने पहुंचे। उन लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उस आदमी को मलबे से बाहर निकाल दिया। इसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनकी जान बच पाई। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा अमरोहा जिले के कोतवाली क्षेत्र में मौजूद बटबाल मोहल्ले में हुआ। वहां हादसे से पहले उस गली में एक स्कूटर सवार व्यक्ति गुजरते दिखे। उसके कुछ सेकंड बाद ही दूसरे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जैसे ही उस मकान के पास से गुजर रहे थे, तभी उसकी दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी उस फैक्ट्री में केमिकल के जरिए घी बनाते थे और फिर उन्हें अमूल और पतंजलि जैसी घी के डिब्बों में पैक करके बाजार में बेच दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक नकली घी बनाने वाला ये गिरोह संभल से लेकर मेरठ, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी एक्टिव था। बताया गया संभल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि माल ढोने वाली एक गाड़ी में कुछ लोग नकली घी की सप्लाई करने के लिए निकले हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ा और फिर उनसे पूछताछ की और पुलिस ने दावा किया कि नकली घी के साथ पकड़े गए उन लोगों ने ही उस फैक्ट्री का पता बताया जहां नकली घी बनाया जा रहा था। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो वहां बड़े-बड़े कंटेनरों में नकली घी रखा मिला। इसके अलावा अमूल, मधुसूदन और पतंजलि जैसी घी बनाने वाली बड़ी कंपनियों के खाली डिब्बे भी मिले। पुलिस के मुताबिक आरोपी केमिकल से घी बनाने के बाद उन्हें इन्हीं कंपनियों के डिब्बों में पैक करके बेच देते थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। 640-650 रुपए के अंदर बेचते हैं। 180 रुपए की इनकी लागत आती है, जबकि अमूल का आप अगर असली पैकेट देखेंगे तो वो इस तरीके कुछ दिखता है। इसकी साइड की पैकिंग है, उससे पता चलता है कि ये पैकिंग अलग है और इसकी ये पैकिंग अलग है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हर महीने करीब 1,500 लीटर नकली घी बनाकर बेचते थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो अब तक 50,000 लीटर से ज्यादा नकली घी संभल, मेरठ, दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में बेच चुके हैं। दावा तो यह भी किया गया कि पकड़े गए आरोपी बड़े पैमाने पर न सिर्फ नकली घी बल्कि मिलावटी नमक और नकली कॉफी भी बेच रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ लोगों ने एक व्यापारी की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। व्यापारी के मुताबिक वो उन लोगों से अपने बकाया पैसे मांगने गए थे। आरोप लगा कि इस दौरान उन्होंने न सिर्फ पैसे लौटाने से इनकार कर दिया बल्कि उनको धमकाया भी। और इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि वहां मारपीट शुरू हो गई। उन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर लात घूंसों की बरसात कर दी। करीब 10 से 15 लोग एक साथ उन पर हावी हो गए और वो अकेले होने की वजह से उनका मुकाबला तक नहीं कर पाए। वो लोग उन्हें बेरहमी से पीटते नजर आए। ये देखकर कुछ लोग बीच बचाव करने वहां आ गए, लेकिन उन लोगों ने किसी की एक नहीं सुनी और लगातार उन्हें मारते रहे। इस दौरान एक आदमी ने तो उन्हें मारने के लिए सड़क किनारे से एक पत्थर तक उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वो पत्थर फेंकता वहां खड़े एक आदमी ने उसे रोक दिया। बीच सड़क पर हुई इस मारपीट से इलाके में दहशत फैल गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने किसी तरह उन्हें उन लोगों के चंगुल से छुड़ाया। आरोप लगा कि मारपीट के बाद उन्होंने उनकी चेन और कुछ कैश भी छीन लिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई। उधर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने विवादास्पद बयानों पर सफाई देते हुए सनातन धर्म और संतों को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग जानबूझकर संतों के खिलाफ विवाद भड़काकर उन्हें बदनाम करने में जुटे। लड़कियों के चरित्र पर दिए गए उनके अपने बयान पर न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी और अपने मोबाइल में पुराणों में लिखी गई लाइनों को दिखाते हुए यह दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई। चतुष्पुरुष गामिनी, जो 4 पुरुषों के संग, उसी को सामान्य हिंदी ठेठ भाषा में कहते हैं 4 जगह मुंह मारना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के मुताबिक उन्होंने सिर्फ गलत को गलत कहा था। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने प्रेमानंद महाराज की बातों का भी जिक्र किया और दावा किया कि न तो उनकी बातें गलत थी और न ही प्रेमानंद महाराज की। कुछ लोग संतों को अपमानित करना चाहते हैं और उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। सनातन विरोधी षड्यंत्र है ये। अनिरुद्धाचार्य ने कुछ दिन पहले लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर जो बयान दिया था उस पर काफी बखेड़ा खड़ा हो गया था। उनकी भाषा और शब्दों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने दावा किया कि उनकी बातों को गलत तरीके से आधा अधूरा दिखाया गया था। इधर यूपी के मेरठ में करीब 150 किलो मिलावटी रसगुल्ले नष्ट कर दिए गए।
रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले नष्ट कर दिए। इसके साथ ही खाद्य विभाग ने 12 मिठाइयों के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए। जो भी मिठाइयाँ ज्यादातर रंगीन हैं या बहुत आकर्षक और चमकदार हैं, उनसे वो परहेज ही करें। चंडीगढ़ पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में अरजीत और हरमीत नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और सचिन थापड़ के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाए थे। दावा किया गया कि ये दोनों वीजा और विदेश भेजने के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में करीब 8.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के आरोप में 4 लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अय्यापुर थाने के एक होटल में रुके थे। बताया गया कि ठगी के पैसों के बंटवारे को लेकर उनका आपस में झगड़ा हो गया था। पुलिस ने बताया कि जब वो झगड़े को सुलझाने पहुंची तो उसे साइबर ठगी के बारे में पता चला। झारखंड के सिंहभूम जिले में नक्सलियों के बिछाए बारूद की चपेट में आने से सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए। वहां जरायकेला इलाके में हुई इस घटना के बाद जंगल में छिपे नक्सलियों की तलाश तेज कर दी गई। इधर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग के झगड़े को लेकर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में गौतम और उज्जवल नाम के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी आसिफ के पड़ोसी हैं। पुलिस के मुताबिक घर के सामने स्कूटर खड़ा करने को लेकर आसिफ की उज्जवल और गौतम के साथ पहले कहासुनी हुई। थोड़ी देर में उनकी कहासुनी झगड़े में बदल गई और अगले ही पल दोनों भाइयों ने आसिफ पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले की वजह से आसिफ सड़क पर गिर गए। इसके बाद गौतम और उज्जवल उन पर टूट पड़े। उनकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। हंगामा सुनकर कई लोग वहां पहुंच गए। उन लोगों ने उज्जवल और गौतम को रोकने की कोशिश की। इतनी देर में आसिफ की पत्नी भी वहां आ गई, लेकिन इसके बाद भी उज्जवल और गौतम नहीं रुके। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर कोई भूत सवार हो गया हो। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान आसिफ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उज्जवल था, उसका भाई गौतम घर पे था, वो भी आ गया। इस लड़ाई में इन दोनों भाइयों में से किसी एक ने, जो पोकर होता है पॉइंटेड सुआ, उससे मृतक की छाती पे वार किया। धारदार हथियार से हमला होने के बाद आसिफ बेहोश हो गए। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मामूली झगड़े में आसिफ की हत्या किए जाने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने आसिफ की हत्या के आरोप में गौतम और उज्जवल को गिरफ्तार कर लिया। और आसिफ की पत्नी के मुताबिक इससे पहले भी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल नवंबर में दोनों भाइयों ने उनके घर में घुसकर आसिफ पर हमला किया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने पड़ोसी होने के नाते उनकी पुलिस में शिकायत नहीं की थी। परिवार के लोगों के मुताबिक झगड़ा तब शुरू हुआ जब आसिफ काम के बाद रात करीब 10:30 बजे घर लौटे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मामूली झगड़े में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। आसिफ के परिवार के मुताबिक अपने घर के सामने स्कूटर खड़ा देखकर उन्होंने पड़ोस में रहने वाले उज्जवल को टोका था और उसे स्कूटर हटाने के लिए कहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी, तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। आसिफ के परिवार ने आरोप लगाया स्कूटर हटाने के बजाय उज्जवल आसिफ से झगड़ने लग गया, उनसे गाली गलौज शुरू कर दी। इतने में उसका भाई गौतम भी नीचे आ गया और फिर दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से आसिफ की हत्या कर दी। आसिफ की पत्नी के मुताबिक उज्जवल और गौतम आसिफ से चिढ़ते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने पूरी प्लानिंग के तहत उनके पति की हत्या की। वो इतना चिढ़ते थे क्योंकि पड़ोसी जितने भी थे उनसे आसिफ हंस के बात करते थे कि एक मुस्लिम आदमी होके हिंदुओं में इतना इन्वॉल्व कैसे हो गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर हर पहलू को खंगालना शुरू कर दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आसिफ की हत्या के पीछे की वजह पार्किंग का झगड़ा था या फिर वजह कुछ और थी। उधर मुंबई के दादर इलाके में कबूतर खाने के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने लोगों से यह अपील की कि वो कबूतरों को दाना न डालें। मुंबई हाईकोर्ट ने दादर के उस कबूतर खाने को बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बीएमसी ने उसे ढक दिया था। हालांकि 2 दिन पहले जैन समुदाय के कुछ लोगों ने उस कबूतर खाने पर लगाए तिरपाल और शेड को हटाकर उसे दोबारा खोल दिया था। इस दौरान वहां जबरदस्त बवाल मचा था, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा
और मुंबई के नगर निगम बीएमसी को ये निर्देश दिए कि दादर इलाके के उस कबूतर खाने को दोबारा बंद कराया जाए। इसके बाद बीएमसी ने वहां एक बोर्ड लगाकर लोगों से अपील की कि वो कबूतरों को दाना न डालें। इस आदेश के बाद देखिए नया बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है बीएमसी की तरफ से। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी नागरिक यहाँ पर आ रहे हैं वो पशुओं को कोई भी दाना या फिर कोई भी खाने की चीजें यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। मुंबई के दादर इलाके के इसी कबूतर खाने के मुद्दे पर 2 दिन पहले जबरदस्त बवाल मच गया था। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने इसे शेड और तिरपाल से ढक दिया था। हालांकि तब जैन समुदाय के कुछ लोगों ने इसे अपनी आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए वहां प्रदर्शन किया था। उनमें कुछ लोगों ने बीएमसी के लगाए शेड और तिरपाल उखाड़ दिए थे, जिसके बाद वहां एक बार फिर कबूतरों का जमावड़ा लगने लगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई और बीएमसी को निर्देश दिए कि वो इसे बंद कराए। इधर उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने दावा किया कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति की हत्या की गई वो अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए ससुराल गए थे। पुलिस ने दावा किया जब वो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो एक सुनसान इलाके में पहले से घात लगाकर बैठे उनकी पत्नी के प्रेमी और उसके दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी जो हमले के वक्त उनके साथ थी वो हमलावरों को पल पल की लोकेशन भी भेज रही थी। बाद में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लेने का दावा किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने जो जानकारी दी उसे सुनकर लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। पुलिस के मुताबिक शामली के कैराना इलाके में शाहनवाज नाम के जिस व्यक्ति की हत्या की गई उसके पीछे उनकी पत्नी का ही हाथ था। पुलिस ने दावा किया मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी तसव्वुर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और मौका मिलते ही तसव्वुर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शाहनवाज की जान ले ली। ये तसव्वुर ने योजनाबद्ध तरीके से और पत्नी से लगातार वार्ता करते हुए लोकेशन लेते हुए ये जो है शाहनवाज के साथ घटना कारित की गई है। इस घटना के बाद शाहनवाज के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शाहनवाज अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए अपने ससुराल गए हुए थे। पुलिस के मुताबिक वहां वो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर खुरगान गांव के लिए निकले, लेकिन बीच रास्ते में ही प्लान के मुताबिक तसव्वुर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शाहनवाज पर चाकुओं से हमला कर दिया। हत्या करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। इसके बाद शाहनवाज की पत्नी ने खुद फोन कर पुलिस को वहां बुलाया। पुलिस ने दावा किया कि वो फोन के जरिए लगातार हमलावरों के संपर्क में थी। उधर यूपी के मेरठ में ड्रोन की अफवाह के मामले में 2 यूट्यूबरों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ड्रोन की अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने 2 महिला यूट्यूबरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में केस दर्ज किया गया। इस मामले में 26 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है, जबकि 35 से ज्यादा लोग पकड़े भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोने की एक खदान मिलने का दावा किया गया। जबलपुर की सिहोरा तहसील के लोगों के मुताबिक वहां 100 हेक्टेयर की जमीन में सोने के कण मिले। हालांकि भूवैज्ञानिकों ने दावा किया कि सैंपल की जांच के बाद ही इसका पता चल पाएगा कि वहां सोना है या नहीं। माइन होना बहुत दूर की बात है, अभी प्रिलिमिनरी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक व्यक्ति की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। उस व्यक्ति का शव गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर खेत में मिला। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई ताकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। राजस्थान के जयपुर में पाकिस्तान से आए हिंदू समुदाय के 10 लोगों को भारत की नागरिकता सौंपी गई। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल और जयपुर के डीएम ने सभी को नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। वहाँ दिक्कतें थी, हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं वहाँ पे। अगर छोटी मोटी कोई बात हो जाती तो मुस्लिम एक हो जाते थे, हिंदुओं को बहुत दिक्कत थी। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में अंबेडकर प्राथमिक विद्यालयों और हरिजन प्राथमिक विद्यालयों में टीचरों की फर्जी नियुक्ति का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई। दावा किया गया कि अकेले मऊ जिले में 42 टीचरों की भर्ती फर्जी तरीके से करवाई गई थी। इसकी शिकायत किए जाने के बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी ने जांच की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया और यह दावा किया कि अकेले मऊ जिले में ही अंबेडकर प्राथमिक विद्यालयों और हरिजन प्राथमिक विद्यालयों में 42 शिक्षकों की भर्ती फर्जी तरीके से करवाई गई। समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक उन शिक्षकों की भर्ती के वक्त उनके फर्जी दस्तावेज जमा कराकर उनकी नौकरी लगवा दी गई थी। हमारे 19 विद्यालयों में 42 शिक्षकों के जो अभिलेख हैं वो
फर्जी कूटनीतिक पाए गए हैं। इस मामले की जांच के बाद कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। आशंका जताई गई कि ये कोई बहुत बड़ा गिरोह भी हो सकता है जो शिक्षकों की भर्ती के मामले में फर्जीवाड़े करता रहा हो। इसी वजह से समाज कल्याण अधिकारी ने शुरुआती जांच के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी। थाने पर आकर उनके द्वारा इसमें तहरीर दी गई और मुकदमा दर्ज करके विवेचना जारी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 72 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा 14 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने दावा किया कि इनमें ज्यादातर आरोपी शिक्षा विभाग से जुड़े पाए गए। उधर मुंबई के वर्ली इलाके में एक बेकाबू ट्रक ने ऐसा कोहराम मचाया कि वहां दहशत फैल गई। वो ट्रक एक इमारत के पास ढलान वाले रास्ते पर खड़ा था। कुछ लोग ट्रक में रखा सामान बाहर निकाल रहे थे, लेकिन इसी दौरान वो अचानक चलने लग गया और इसके बाद तो उसके सामने जो कुछ भी आया वो उसे तोड़ते और रौंदते हुए सामने वाली सड़क को भी पार कर गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना मुंबई के वर्ली इलाके में हुई। जिस ट्रक ने लोगों की सांसें रोक दी वो इमारत के पास खड़ा दिखाई दिया। उसमें रखी चीजें पीछे से निकाली जा रही थी, लेकिन इसी बीच ढलान होने की वजह से उसने लुढ़कना शुरू कर दिया। इस दौरान ट्रक पर चढ़े एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते ट्रक की रफ्तार बढ़ गई। ऐसा लगा किसी ने ट्रक को चालू करके उसकी रफ्तार तेज कर दी हो। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। बेकाबू ट्रक को देखते ही लोगों ने दौड़ लगा दी, क्योंकि वो इमारत की दीवार को रगड़ता हुआ सड़क पर आ गया। उस सड़क पर लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई भी उसकी जद में नहीं आया। डिवाइडर को पार करने के बाद वो ट्रक एक बस स्टैंड से जाकर भिड़ गया और वहीं रुक गया। इस टक्कर में वो बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए और लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर राजस्थान के बूंदी में एक जर्जर दुकान के गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दुकान के सामने से गुजर रहे लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक वो 2 मंजिला दुकान काफी वक्त से जर्जर हालत में थी और इसीलिए वो दुकान अचानक गिर गई। इससे पहले उस सड़क पर कई लोग आते जाते दिखाई दिए। कुछ लोग तो उस दुकान के ठीक बगल में खड़े हुए थे। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो 2 मंजिला दुकान गिरने वाली है। ये देखते ही वो तुरंत पीछे हट गए। इस दौरान एक बाइक सवार तूफान की तरह उस दुकान के सामने से निकला, क्योंकि अगर उसे वहां से जाने में 1 सेकंड की भी देरी होती वो उस दुकान के मलबे के नीचे दब सकता था। इसके अलावा वहां से गुजर रही एक महिला भी उस दुकान को गिरते देख वहां मौजूद एक गली में घुस गई, जिसकी वजह से वो भी बच गई। इसके बाद जैसे ही वो दुकान गिरी वहां मलबे का ढेर लग गया। चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। कुछ सेकंड के लिए तो वहां दिखना तक बंद हो गया। इसके बाद जब धूल छटी तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने पुलिस और नगरपालिका को इसकी जानकारी दी। इसके बाद नगरपालिका ने ऐसी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश जारी कर दिया। उधर कनाडा के सरी में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर 1 महीने में दूसरी बार फायरिंग के बाद मुंबई में उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हमलावरों ने कपिल शर्मा के कैफे कैप्स कैफे पर एक बार फिर उसी तरह अंधाधुंध गोलियां बरसाईं जिस तरह 11 जुलाई को बरसाई थी। गोलीबारी के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लों ने इसकी जिम्मेदारी ली। धमकी भरी उसी पोस्ट में कनाडा के बाद मुंबई में भी हमले की खुली चेतावनी दी गई। कपिल शर्मा के कैफे पर 30 दिन के अंदर दूसरी बार फायरिंग की घटना से कनाडा से मुंबई तक हड़कंप मच गया, क्योंकि उनके कैफे पर दूसरी बार फायरिंग किए जाने के साथ मुंबई में भी हमले की धमकी दी गई। दूसरी बार की गई गोलीबारी का जो वीडियो सामने आया उसमें कपिल के कैफे पर सिर्फ 9 सेकंड के अंदर 6 बार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। यानी गोलियों की तड़तड़ाहट से सरी का यह इलाका 30 दिन के अंदर एक बार फिर थर्रा गया। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पूरे इलाके में एक बार फिर दहशत मच गई। फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लों का नाम लिखते हुए फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में यह भी धमकी दी गई कि अगला हमला मुंबई में होगा। इस पोस्ट के अलावा पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम का एक ऑडियो भी मिला, जिसमें सलमान खान का जिक्र करते हुए धमकियां दी गईं। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। इस धमकी के बाद मुंबई में कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली से बड़ी खबर आई अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के बाद पुतिन और प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर यह कहते हुए टैरिफ लगाया कि वो रूस से तेल क्यों ले रहा है।
दूसरी तरफ चीन ने भी अमेरिका की तरफ से भारत पर थोपे गए टैरिफ के मामले में भारत का साथ देने का ऐलान किया। तो 100 बात की एक बात यह कि नॉनवेज दूध क्या होता है। अब आप कहेंगे ये कहां से बात आ गई, यही मसला चल रहा है टैरिफ पर। नॉनवेज दूध, दूध और नॉनवेज, कहा जा रहा है कि नॉनवेज दूध एक बहुत बड़ा कारण है जो भारत और अमेरिका की व्यापार पर बात बिगड़ गई, जिसके बाद ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। लेकिन पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा कि दूध नॉनवेज कैसे हो सकता है भाई। तो पहले मसला समझते हैं, फिर आएंगे वेज और नॉनवेज पर। यह तो आप जानते ही हो कि ट्रंप सारे देशों से व्यापार की डील किए जा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, धमकियां दिए जा रहे हैं। ट्रंप सब देशों पर आरोप लगाते फिर रहे हैं कि अमेरिका में तो बाकी देश अपना सामान बेचने के लिए आ जाते हैं और अमेरिका के सामान को अपने देशों में बिकने नहीं देते, इसलिए वो टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो भारत से भी अमेरिका की बातचीत चल रही थी, अब भी चल रही है, फाइनल होनी है, ट्रेड डील कुछ दिनों में फाइनल होनी है। अब उसमें कह रहे हैं कि एक पॉइंट जिस पर बात अटक गई और भारत अड़ गया वो है दूध। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है। सबसे ज्यादा दूध की खपत कहां होती है? भारत में होती है। यानी भारत दूध का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका अपना दूध भारत में बेचना चाहता है। अमेरिका का कहना है भारत उसका दूध अपने यहां आने नहीं दे रहा, जबकि ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका का दूध भारत में आने नहीं देता। भारत सिर्फ यह कहता है कि जो भी दूध भारत में भेजे वो प्रमाणित करके दे कि दूध शाकाहारी है। मतलब ये तो सब जानते हैं कि दूध का भारत में क्या महत्व है। शाकाहारी लोग दूध और दूध से बनी चीजें बेझिझक खाते पीते हैं, क्योंकि भारत में तो दूध शाकाहारी ही माना जाता है, शाकाहारी ही होता है, वेज होता है। दूध नॉन वेज कैसे हो सकता है, ये यहां पब्लिक समझती नहीं है। और सारे धार्मिक कार्यों में भी तो दूध इस्तेमाल होता है। प्रसाद में मिठाइयां भी दूध से बनती हैं, दूध से अभिषेक भी होता है। तो दूध तो हमें वेज ही चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए। अब ये नॉन वेज दूध क्या होता है इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि भारत इस बात पर अड़ गया और व्यापार की बातचीत अमेरिका से अटक गई, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो ये सर्टिफिकेट नहीं देगा कि उसके यहां से आने वाला दूध और दूध से बनी चीजें नॉन वेज नहीं है। वो कहता है कि भारत अपने बाजार में उसका दूध बिना इस शर्त के आने दे। इस पर तो भारत ने साफ कर दिया कि भले ही और किसी मामले में मोल भाव कर लो, लेकिन दूध के लिए यह शर्त तो रहेगी कि वो नॉन वेज नहीं होना चाहिए। अब आइए कि क्या अमेरिका में दूध नॉन वेज होता है? हां, वहां दूध नॉन वेज होता है। वो कैसे? क्या उसमें मीट मिला देते हैं? नॉन वेज कैसे हो जाता है दूध? तो वो क्या है कि अमेरिका में गायों को ताकत देने के लिए, ताकि वो ज्यादा दूध दें, उनको मीट खिलाते हैं। जी, मतलब वैसे नहीं जैसे बाकी जानवर मीट खाते हैं या बाकी आदमी मीट खाते हैं। गाय वैसे मीट नहीं खाती, उनके चारे में नॉनवेज चीजें मिलाते हैं। अब लेकिन गाय तो मीट खाती नहीं है, तो अमेरिका में गाय मीट कैसे खा लेती है? तो वो क्या है कि गाय तो चारा ही खाती है, अमेरिका में भी वैसा ही चारा देते हैं जैसे सब जगह देते हैं, लेकिन वहां चारे में ऐसी ऐसी चीजें मिला देते हैं कि आप सुनोगे ना तो दूध पीना तो दूर की बात, दूध देखना छोड़ दोगे अमेरिका का। खाना वाना तो नहीं खा रहे ना पे भी आप? तो सुनिए, अमेरिका की डेयरियों में गायों को क्या क्या खिलाते हैं। एक तो रेगुलर चारा होता है, पशु आहार होता है ना, जैसा हमारे यहां होता है वैसा ही। उसमें मक्का होता है, सोयाबीन होता है, घास होती है अमेरिका में। ये सब तो ठीक है, मतलब ये तो बढ़िया ही है। लेकिन इसके साथ क्या होता है? चारे में मिलाते हैं खून। खून, सूअर का खून। मतलब सीधा खून निकाल कर नहीं मिला देते। सूअरों को मीट के लिए बूचड़ खाने में जब काटा जाए, वहां सूअर भी खाते हैं पोर्क, तो उनको जब बूचड़ खाने में मीट के लिए काटा जाता है तो खून बहता है। उस खून को लेकर सुखाते हैं मशीनों में, उसका बनाते हैं पाउडर। वो पाउडर छिड़क देते हैं चारे में, मिला देते हैं, उसको कहते हैं ब्लड मील। तो ऐसा क्यों करते हैं?
क्योंकि एक तो ये खून वेस्ट हो रहा होता है, सूअरों को काटने में तो खून वेस्ट हो रहा है, तो महंगा तो होता नहीं है। उसमें होता है ढेर सारा प्रोटीन, उससे गायों की सेहत बहुत बढ़िया रहती है और दूध बहुत देती है। तो जैसे जिम जाने वाले लोग प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर लेते हैं ना, वैसे ही वहां ये खून का पाउडर, सूअर के खून का पाउडर गायों के आहार में मिलाकर देते हैं गायों को। और सुनिए, बूचड़ खानों में जो सूअर और मुर्गे और घोड़े जो काटे जाते हैं मीट के लिए, घोड़े भी खाते हैं, घोड़े काटे जाते हैं मीट के लिए, सूअर काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, उनका जो बचा हुआ मीट होता है ना, वो हिस्से जो अंदर की आंत वगैरह होती है जानवर काटने के बाद जो नहीं खाते हैं, जो फेंक देते हैं, वो सूअर का, चिकन का, घोड़े का मीट और हड्डियां वगैरह जो होती हैं। कई रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि बिल्लियों और कुत्तों का मीट भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वेस्ट मीट जो होता है वो तो बूचड़ खानों से ही आता है, और बूचड़ खानों में वहां सूअर काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, घोड़े काटे जाते हैं, उन्हीं का मीट होता हुआ बचा हुआ। उसको क्या करते हैं कि उस पूरे वेस्ट मीट को और हड्डियों को, चर्बी को पकाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, उसका भी बना देते हैं पाउडर, ब्लड मील की तरह, उसको भी गाय के चारे में मिला देते हैं। इसमें भी होता है जबरदस्त प्रोटीन और तरह तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, और सस्ता होता है ये सब। ये तो वेस्ट, बूचड़ खानों का वेस्ट है, फेंका जाने वाला। गाय की सेहत तगड़ी हो जाती है, दूध खूब देती है। बूचड़ खाने में तो गाय भी कटती है वहां बीफ के लिए, लेकिन गाय का मीट गाय को देने से बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए गाय का मीट गाय को नहीं देते। खैर, चिकन का तो पूछिए मत। मुर्गियों के बाड़े में देखा ना आपने, पंख पड़े रहते हैं टूटे हुए, मुर्गियों की बीट पड़ी रहती है, वो सब झाड़ू लगाकर समेट देते हैं। मुर्गियों के पंखों को और बीट को भी पका देते हैं, फिर सुखा देते हैं, उसका भी पाउडर बना देते हैं। मुर्गियों के पंखों का पाउडर जो है, बहुत प्रोटीन होता है उसमें, वो चारे में मिला देते हैं। वो सस्ता होता है, वेस्ट है, वो सारा गंद है जो नीचे का। इसी तरह मछलियों को भी सुखाकर पाउडर बनाकर चारे में मिला देते हैं। अब सवाल ये कि गाय ये वाला चारा खा लेती हैं। वो क्या है कि गायों को पता नहीं चलता, और ये पाउडर की तरह होता है। जब सुखा के अच्छी तरह हाइजीनिक तरीके से करते हैं मामला, लेकिन है तो यही सब, खून, मीट, हड्डियां, सबका प्रोटीन पाउडर बना देते हैं, और मात्रा इतनी रखते हैं कि गाय हजम कर जाती है, हर गाय हजम कर सके, तो क्या बीमारी नहीं होती। वो तो खैर पूरी तरह से पकाकर उसका पाउडर बनाते हैं, तो वो कोई खतरा नहीं है बीमारी वगैरह का, वो सब वो लोग चेक करते हैं। जब बीफ के लिए काटी गई गाय के मीट का पाउडर खिला रहे थे, वो पहले वो भी खिला रहे थे गाय को गाय, तो मैड काउ डिजीज हो गई थी वहां, एक मैड काउ डिजीज पाई गई थी गायों में। उसके बाद उन्होंने 1997 से गाय का मीट गाय को देने पर बैन लगा दिया, लेकिन सूअर का खून देते हैं, सूअर का मीट देते हैं, चिकन देते हैं, घोड़ा देते हैं, मछली देते हैं, ये सब देते हैं। तो ऐसी गायों के दूध को भारत शाकाहारी मानने को तैयार नहीं है। भारत का कहना है ऐसी गायों का दूध हम नहीं बेचने देंगे भारत में, हमारे लिए तो ये दूध नॉनवेज हो गया, हम तो दूध से पूजा का सामान तक बनाते हैं। और हिंदू या सिख या जैन समुदाय की संवेदनशीलता तो है ही, ये सूअर का खून और मीट खा चुकी गाय का दूध तो मुस्लिम समुदाय के लिए भी संवेदनशील मामला है भाई। तो यहां अटक गई बात। व्यापार की डील का तो जो होगा सो होगा, टैरिफ का तो जो होगा सो होगा, लेकिन ये नॉनवेज दूध के लिए तो भारत ने दरवाजे बंद कर दिए। ट्रंप हो चाहे कोई हो, इस पर डील का सवाल ही नहीं। 100 बात की एक बात। उधर भारत पर लगाए गए अमेरिका के टैरिफ को चीन ने गलत बताया। भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने की चीन ने निंदा की। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे टैरिफ का दुरुपयोग बताया। चीन की तरफ से ट्रंप को सलाह दी गई कि उन्हें तकनीकी और व्यापार के मुद्दों का राजनीतिकरण बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ को लेकर जारी अनिश्चितता से निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ और शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 765 अंक गिर गया तो निफ्टी में भी 233 अंकों की गिरावट रही। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 5 लाख करोड़ रुपए डूब गई। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के शेयरों में रही। हालांकि ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात के संकेत दिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात यूएई में हो सकती है। हालांकि खबर यह भी सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात करने के लिए यह शर्त रख दी कि उनसे मिलने से पहले वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक करें। इधर दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक आदमी और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें एक रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि उन्होंने भारतीय कपड़े पहने थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कम कपड़े पहने हुए लोगों को रेस्टोरेंट में आसानी से जाने दिया जा रहा था, लेकिन रेस्टोरेंट की तरफ से इन आरोपों को साफ नकार दिया गया। रेस्टोरेंट प्रशासन ने दावा किया कि उनके कर्मचारियों ने किसी को भी रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोका, ना ही भारतीय संस्कृति का अपमान किया, लेकिन खैर बवाल हो गया। रेस्टोरेंट पर आरोप लगाने वाले पति पत्नी के मुताबिक उनके साथ ये घटना 3 अगस्त को हुई थी और उस रोज वो दोनों पीतमपुरा के मधुबन चौक पर मौजूद टुबाटा नाम के रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे थे। महिला ने सलवार सूट पहन रखा था जबकि उनके पति जीन्स और टी शर्ट में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय कपड़े पहने होने की वजह से उन्हें रेस्टोरेंट में जाने नहीं दिया गया था। हमारा ड्रेस कोड ये था, उन्होंने हमारे को रोक दिया और हमारे सामने दूसरों को जो कम कपड़े में थे उनको जाने दिया, ये बोल के कि आपका इंडियन ड्रेस को अलाउ नहीं करेंगे। पति पत्नी के अलावा वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी रेस्टोरेंट पर भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप लगा दिया। मतलब इनको क्या चाहिए? ये बोल रहे हैं कि इनको इन्फ्लुएंसर चाहिए, यहाँ पे नंगी लड़कियां चाहिए, नंगा नाच चाहिए, टांग दिखाने वाला चाहिए, ये कपड़े खराब है। मामले का पता चलने के बाद दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रेस्टोरेंट पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जिस रेस्टोरेंट ने ये काम किया उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको सबक सिखाया जाएगा। हालांकि रेस्टोरेंट ने पति पत्नी के लगाए आरोपों को नकार दिया। रेस्टोरेंट ने दावा किया कि भारतीय कपड़ों में आए किसी भी ग्राहक को रेस्टोरेंट में आने से नहीं रोका गया। मैं आपको बहुत ही कैटेगोरिकली ये बताना चाहता हूँ कि हमने कभी भी ऐसा नहीं करा है, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है गेस्ट के साथ। इस मामले में आरोपों की जांच के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। इस बीच खबर है कि क्रिकेटर ऋषभ पंत एशिया कप में नहीं खेलेंगे। खबर है कि भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रिकेट के एशिया कप में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए पंजे में चोट लग गई थी। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें अगले कुछ हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी। खबर है कि आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन जल्द ही टीम छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट से ये अपील की कि उन्हें आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी में जाने देने की इजाजत दी जाए। पिछले कुछ महीनों से ये चर्चा थी कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ सकते हैं। इंग्लैंड से लौटने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचकर गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ तेज गेंदबाज मुकेश कुमार भी मौजूद रहे।